Good morning, welcome to EduSet Network. Friend, you know we are going to discuss a very important topic, financial planning. We will try to understand its concept, need and process. And for discussion on this very topic, we have in the studio financial expert Mr. Gopal Agarwal. He is practicing chartered accountant and has been a member of different financial institutions like SEBI, Exchange Ministry of Finance and Institute of Chartered Accountant. And his input has been appreciated and at central government level, and different state government has incorporated in their policies and program. And he is known name in the economic and financial fraternity. And Mr. Gopal has also been instrumental in giving a shape to a different think tank, Delhi-based think tank, and across the country. So certainly his knowledge and experience, practical experience, will help us to understand this topic and give insight how an individual can have their own planning and what are the basic requirements of financial planning. So on your behalf, I welcome him for the EduSet lecture on this very topic. Welcome, sir. नमस्कार अमरिंदर जी। मित्रों, जैसे कि अमरिंदर जी ने अभी बताया कि आज हमें जो एक महत्वपूर्ण किसी के व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू होता है उसका आर्थिक प्लानिंग, कैसे वो अपने रिसोर्स जनरेट करे और उसके जीवन में जो भी रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उसकी जो कमाई के अलग अलग हिस्से होते हैं, उसको किस तरह से वह सही जगह पे उनको रख सके, इन्वेस्ट कर सके और उसकी आवश्यकताओं के बारे में उसको जानकारी मिले, ताकि वह और कौन कौन सी टेक्निक्स के द्वारा वह जो पैसा कमाता है या रिसोर्स जनरेट करता है उसको कैसे आवश्यकता के टाइम उसकी पूर्ति हो सके। इस पूरा विषय, महत्वपूर्ण विषय के लिए हम अभी जो 3-4 क्लासेस आगे लेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से इस विषय के बारे में समझा दूं। हम सब जानते हैं कि पैसे का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। पैसा एक टाइम होता है कि सबसे पहले जब हम विद्यार्थी जीवन में रहते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना होता है कि कैसे हम अपना कैरियर बनाएं और उस कैरियर को बनाने के लिए जो हमारी धन की आवश्यकता है या खर्चे के लिए जो पैसे चाहिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति को हम कहां से उनको उपलब्ध करवाएं और उन आवश्यकताओं की जानकारी भी हमारे जीवन में रहे और उस जानकारी के बाद हम उसकी क्या क्या चीज़ों को अच्छी तरह से एनालिसिस करें। तो इन सारे विषय को जब हम देखते हैं गहराई से तो यह पूरी तरह से एक फाइनेंशियल प्लानिंग के सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। तो उसी विषय को लेंगे। इस फाइनेंशियल प्लानिंग में जो विषय रहेंगे वह यह भी रहेंगे कि हमारे जीवन के गोल्स क्या हैं, उन गोल्स की पूर्ति के लिए क्या क्या आवश्यकताएं, किस किस समय, जीवन के किस समय में, अपनी जीवन यात्रा के किस समय में कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे कहाँ से उसकी आपूर्ति करें और फिर जो पैसा बचता है खर्च के बाद, हमारी कमाई के बाद, उनको किन किन एसेट क्लासेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो वेरियस फैक्टर इकोनॉमी के हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट है, या जो अलग अलग एसेट क्लास हैं जैसे कि रियल एस्टेट है या जो इक्विटी है, कंपनी के डिपॉजिट्स हैं, फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग बैंक में रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सही जानकारी हो ताकि हम पूरी प्लानिंग कर सकें और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो या ओवरव्यू के साथ हम इस विषय को लेंगे। साथ ही विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण यह भी रहेगा कि अगर इस फाइनेंशियल प्लानिंग को हम समझते हैं, जानते हैं या देखते हैं तो उसके लिए हमारे लिए कैरियर ऑप्शंस क्या है। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पे हमारा आर्थिक जगत पूरी तरह से हमारे देश का डिपेंड करता है। तो उस आर्थिक क्षेत्र के जो जगत में अलग अलग पहलू हैं उसमें हम कैसे अपने कैरियर के रूप में इस विषय को अपने जीवन के लक्ष्य के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं जानकारी ज़रूर आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। और अंत में जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमने एसेट क्लास अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिए, किन किन क्षेत्र में हम निवेश कर सकते हैं, किन किन क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
उनके क्या प्रिकॉशंस हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ प्रिकॉशंस क्या लेनी है। और जब ये सारा इन्वेस्टमेंट का हमारा ध्यान में आ जाता है तो हर क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे हम वेरियस एवेन्यूज़ को एनालिसिस करें और आपस में उन एवेन्यूज़ को कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें। तो यह सारी चीज़ें हमें ध्यान में रहेगी। यह पूरा जो क्षेत्र है फाइनेंस का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में भी है, समाज के जीवन में भी है और राष्ट्र के जीवन में भी यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अब तो आप देख रहे होंगे कुछ सालों से या कुछ समय से कि इंटरनेशनल स्तर पे भी जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनमें भी आर्थिक जो कंसिडरेशंस हैं या फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हैं वह भी सब ध्यान में रखी जाती है और वही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं किसी भी सरकारों के डिसीजंस के। या तो एक इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजंस हैं, इसी के साथ गवर्नमेंट लेवल पे भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जो कि एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। किसी एक जैसे एक व्यक्ति का बजट और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को आपस में जोड़ के उस चीज़ों को हम देखते हैं। वैसे ही सरकार के भी बजट बनते हैं कि क्या उसके आर्थिक स्रोत हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, क्या क्या क्षेत्र में वो अपने एक्सपेंडिचर कर सकती है और प्रायोरिटीज़ क्षेत्रों में एलोकेट क्या क्या एलोकेट कर सकते हैं। ये सारी बातें उसमें होती है। सरकारी स्तर पे भी ये डिसीजंस होते हैं और इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बना रखे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस पूरे आर्थिक जगत को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। चाहे वो आरबीआई हो जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो ओवरऑल इन सब क्षेत्रों को रेगुलेट करती है, और इंश्योरेंस क्षेत्र की इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, आईआरडीए है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज़ सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो यह सारे जो क्षेत्र हैं इन सारों को रेगुलेट करके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट कमीशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो यह सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी हम लोगों को जानकारी में रहना चाहिए। इनको भी हम आने वाले समय में विषयों से लेंगे। आप लोगों को भी बहुत सारे जो है जानकारी कुछ तो यहाँ से हम देंगे और कुछ आप इंटरनेट, आजकल इंटरनेट का ज़माना है जिसमें आप गूगल में गवर्नमेंट की वेबसाइट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, सेबी की वेबसाइट है, आरबीआई के सर्कुलर्स और उनकी वेबसाइट्स में कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशंस मिलती रहती है। और एक एक्सचेंज है, वेरियस एक्सचेंजेस हैं जो इक्विटी मार्केट को डील करते हैं और जो डेरिवेटिव मार्केट्स को डील करते हैं। ये सारे एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे एक्सचेंज है जहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख सकता है। साथ ही एक और नया एक क्षेत्र हमारे यहाँ देश में अभी खुल गया है, वो कमोडिटीज़ मार्केट का है। कई लोग हमारे यहाँ गोल्ड, बिलियन आदि क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करते हैं। जो वेरियस कमोडिटीज़ हैं या किसान हैं उनके लिए वेयर हाउसिंग जो होती है, वो जो अपनी प्रोड्यूस करते हैं उन कमोडिटीज़ मार्केट को मंडियों के थ्रू ट्रेड करते थे पहले, उनको अब एक्सचेंज के माध्यम से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट का भी एक बहुत बड़ा एक मैकेनिज़्म हमारे देश में खुल गया है जिसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर आदि क्षेत्र में। फिर एक करेंसी मार्केट भी खुल गए। तो ये सारा बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जो हम लोगों के सामने खुलता है। तो ये सारे विषय को मैं अपने आने वाले समय में अभी इस क्लास में और आने वाले समय में लूँगा। यह पूरा ही विस्तृत क्षेत्र है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आता है। और विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात आखिर में संक्षिप्त में हम जरूर मैं बताने की प्रयास करूंगा कि जो आप एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं तो कैसे आपको क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, अगर पढ़ाई के लिए खर्चे के लिए कहाँ पे लोन फैसिलिटीज़ हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या हम लोगों को सुविधाएं जिससे हम अपने समय पढ़ाई को आगे परस्यू कर सकते हैं। यह पूरा विषय है। प्रेजेंटेशंस भी हमने बनाया, उसको भी आपके सामने लेते जाएंगे। तो सब जैसा पहला हमने कहा था
कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जो महत्वपूर्ण बात है कि पूरी प्रोसेस को हमें समझना है। उस प्रोसेस को समझने के साथ साथ हमारे क्या क्या उसके गोल होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करें अपने या अपनाएं, उसकी सस्टेनेबिलिटी और जो हमारी जो वेल्थ है उसका वेल्थ जो है उसकी जो सिक्योरिटी है वह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमने सेविंग्स कुछ की हैं अपनी कमाई में से, तो उस सेविंग्स को हम कहाँ रखें ताकि उसकी प्रॉपरली उसकी सिक्योरिटी रहे, कैपिटल हमारा ख़राब ना हो, कैपिटल की पूरी सिक्योरिटी रहे और उसके साथ ही कुछ ना कुछ उस पर रिटर्न्स मिलता रहे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल प्लानिंग में ये आती है कि जो सोर्स हमें सब आइडेंटिफाई करना है कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम्स क्या हैं। हाँ, कोई सर्विस करता है तो उसको सैलरी मिलती है, कोई बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस इनकम मिलती है, या उसने फिक्स डिपॉजिट बैंक्स वगैरह में रखा है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, या अगर वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे डिविडेंड मिलते हैं, कैपिटल गेन होते हैं, या उसने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको रेंटल इनकम प्राप्त होती है या सेल परचेज होते हैं तो वह उसके कैपिटल गेन्स होते हैं। इसी तरह एक एवेन्यू म्यूचुअल फंड्स का भी होता है। म्यूचुअल फंड में अगर किसी को बहुत एक्सपर्टाइज नहीं है इक्विटी मार्केट में, अगर वो सीधी तरह से इन्वेस्ट अगर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना टाइम है अगर इतना, या उसके पास उतनी फाइनेंशियल एक्यूमेन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स कंपनियों के समझने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है, डे टू डे ट्रैकिंग चाहिए होती है और वेरियस फैक्टर्स इकोनॉमी के जानकारी की आवश्यकता होती है। तो वो अगर एक्सपर्टाइज उसकी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है या उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है वो थोड़ा है, तो वह एक्सपर्ट लोगों की एडवाइस ले सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो यह भी एक एवेन्यू है। तो जो वेरियस सोर्सेज को हमें ज़रूर अपने यहाँ लिंक करना चाहिए, लिस्ट आउट करना चाहिए कि मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, अभी क्या है, आने वाले टाइम फ्रेम में भी इन रिसोर्सेज को हमें एक लिस्ट करनी पड़ेगी कि आज से 5 साल बाद मेरी यह इनकम का लेवल ये हो जाएगा, मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इस लेवल तक आ जाएंगे, और उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट जो रिसोर्सेज हैं उसके बाद जब मैं 50 साल का हूँगा तो मेरे ये सोर्सेज हो जाएंगे। तो एक टाइम फ्रेम के साथ हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने रिसोर्सेज जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको जॉट डाउन करना चाहिए, आज के समय में क्या है और आने वाले समय में क्या है। ये रिसोर्सेज की एक लिस्ट बना के अपने पास हर वक्त रहनी चाहिए। यह हमारे परिवार के लिए भी फ़ायदेमंद है, अपने लिए भी फ़ायदेमंद है, और एक कंसोलिडेटेड एक टाइमली एनालिसिस करने के लिए अगर हम किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं तो उसको भी हम बता सकते हैं आराम से कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को हमें प्रॉपरली सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में, एक्सपेंडिचर में, इन 3 चीज़ों में और अलग अलग एसेट्स क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यह महत्वपूर्ण है कि यह रिसोर्सेज की हम लिस्ट बना लें। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है कि जब आपके पास सारे रिसोर्सेज की लिस्ट बन गई, रिसोर्सेज का क्वांटम आपके सामने आ गया, आप और उसका एक टाइम फ्रेम के साथ भी उसकी लिस्ट बन गई, तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स जिनके थ्रू हम अपनी सेविंग्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर दें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पैसे के मल्टीपल यूज़ है, आपके रिसोर्सेज के मल्टीपल यूज़ हैं। आप उसे सेव कर सकते हैं, आप उसे खर्च कर सकते हैं, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो इनके लिए अगर निवेश करना है तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम निवेश कर सकते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन कैसे होंगे, उनकी एनालिसिस कैसे होगी। फिर सेविंग्स अगर हमें करनी है तो उसके लिए कहाँ कहाँ रखें, क्या करें, और अगर खर्च करें तो हम उस खर्च को आज करें कि उसको डिले कर सकते हैं या उसको पार्ट में खर्च कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। तो यह वेरियस टेक्निक्स होती हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है या लोन के थ्रू होता है, तो खर्च करने की भी टेक्निक्स हैं। तो इन तीनों में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, इन तीनों के एनालिसिस के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, इनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उनके बारे में हमें सोचना, जनरली सबके पास ये सब जानकारियाँ होती हैं लेकिन वो कंसोलिडेट करके एक पेपर में एक जगह पे जॉट डाउन नहीं करते। फाइनेंशियल प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों का एनालिसिस करके डिसिप्लिन के थ्रू इन चीज़ों को करें। जब रिसोर्सेज और टेक्निक्स
इन दोनों की जानकारी हमें प्राप्त हो गई, चाहे हम अपने नॉलेज से कर लें या एक्सपर्ट के थ्रू कर लें, चाहे इंटरनेट एनालिसिस के थ्रू कर लें या गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम्स के थ्रू कर लें, उनके या जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होती हैं उनके स्कीम्स के थ्रू कर लें, या एक्सचेंज के माध्यम से भी बहुत सारी इन्वेस्टर एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं, सेबी, रेगुलेटर्स, अलग अलग बैंक के, ये सारों के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, वेब पे भी हैं, नेट पे भी हैं, प्राइवेट कंसल्टेंट्स भी होते हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं, एजेंट्स भी होते हैं, सब चीज़ों के एक उन सब लोगों से हम एनालिसिस कर लें तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। रिसोर्स और टेक्निक्स, इन दोनों को मिला के हम लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग बनती है। उस फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम डिसिप्लिन रूप से अपनी आवश्यकताओं की समय के अनुसार पूर्ति के लिए हम तैयार रहेंगे, और कोई अनफोर्सीन अचानक सरकमस्टांसेस या कोई मजबूरी में हम किसी चीज़ के लिए मुसीबत में नहीं फंसेंगे। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत महत्व है इंडिविजुअल के जीवन में, और टाइमली प्लानिंग की भी बहुत आवश्यकता है। यह फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिकली ओवरऑल पिक्चर है जो आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। और अगर हम देखें तो मैंने बता ही दिया कि हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या क्या नीड्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कई गोल्स हैं। एक पूरा लैंडस्केप हमारे सामने इस स्लाइड के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इतने सारे हमारे जीवन के गोल होते हैं, उन सबको हम कैसे समावेश करें, उन सबको कोऑर्डिनेट करके एक जगह पे कैसे लाएं ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक समग्र रूप से अपने जीवन के लिए विचार कर सकें। तो वह जो वेरियस गोल्स हैं, चाहे हमारी लाइफस्टाइल है, हम कैसे रहते हैं, किस लेवल पे हमारे जीवन है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे एम्प्लॉयमेंट की क्या आवश्यकताएं हैं, एम्प्लॉयमेंट में हमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या इंक्रीमेंट्स होंगे, उसके गवर्नमेंट के क्या सेविंग्स के प्लान्स हैं, रिटायरमेंट के लिए पेंशन्स के टाइम पे जब हमारी अर्निंग करने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी तो उस समय हमारे पास क्या रिसोर्सेज रहेंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट का लैंडस्केप है, लाइफस्टाइल का लैंडस्केप है, हमारी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, बच्चों की शादी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद मकान बनाना है, हमें कार, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ओल्ड एज के लिए हेल्थ केयर चाहिए, तो हमारी लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर और गोल में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि मान लीजिए हमने अपने जीवन में कुछ अर्थोपार्जन किया है, कुछ एसेट्स क्रिएट किए हैं हमारे परिवार के लिए, तो उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफ़र के लिए भी प्लानिंग चाहिए, विल होनी चाहिए हमारी। फिर उसके बाद वेल्थ टैक्स के चीज़ें होती हैं, तो वो वेल्थ ट्रांसफ़र की होती है, गिफ्ट करना है हमें, अपने बच्चों के शादी में लगाना है, तो इस तरह के वेल्थ ट्रांसफ़र की भी प्लानिंग हम लोगों के लिए आवश्यकता है। फिर हमारे साथ एक गोल का समावेश करना है कि इस सारी चीज़ों में कई तरह के रिस्क भी जीवन में आते हैं, जैसे हेल्थ रिस्क है, इन्वेस्टमेंट रिस्क है, बिजनेस साइकिल के रिस्क होते हैं, आर्थिक, हमने चाहे कितनी भी मेहनत की, कितनी भी अच्छी प्लानिंग की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई तो वह उस तरह के रिस्क है, या कोई बाहर के जैसे चोरी हो गई या कोई एक्सीडेंटल लॉसेस हो गए, इन तरह के जो वेरियस लाइफ के रिस्क हैं और भी तरह के रिस्क हैं जीवन में, उन रिस्क के फायर है, इन तरह के रिस्क को भी कैसे हम मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें, उसके लिए इंश्योरेंस की आवश्यकताएं हैं। तो यह सारी चीज़ें रिस्क में आती है। टैक्सेशन की जैसे मैंने बात की, हेल्थ रिक्वायरमेंट की बात की, इनकम लेवल्स किस तरह से चलेंगे, कौन कौन से एसेट क्लास हैं, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन एसेट क्लास की जानकारी है, हमारे खर्चों का एक टाइम फ्रेम है, एक्सपेंसेस हैं, हम कहाँ से लोन ले सकते हैं, जब आज की हमारी आवश्यकता है तो बैंक से ले सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, हमें कुछ बिजनेस करना है तो हमारे को कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो सीड कैपिटल देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए, उन स्कीम्स की जानकारी नहीं होगी तो हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले देना पड़ेगा।
फिर उनके रीपेमेंट्स के शेड्यूल होते हैं। तो लोन्स के लिए भी बहुत सारे जानकारी चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस की जानकारी चाहिए, उनके पेपर वर्क्स होते हैं, उनके सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आने। तो लोन्स के बहुत सारे हिस्से होते हैं। इंश्योरेंस बताया मैंने, इनहेरिटेंस, अगर हमने अपने पैतृक संपत्ति को हमारे पास आई है तो उस पैतृक संपत्ति का हमारे पास कैसे ट्रांसफ़र होगा, उसके लिए क्या क्या हमारी कंप्लायंसेस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, टैक्सेशंस के क्या इश्यूज हैं। तो यह जो मल्टीपल गोल्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, यह सारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उनकी प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल लैंडस्केप है। वही हमारे उन गोल्स को एक इंटीग्रेटेड समग्र रूप से हम विचार करते हैं। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग के हिस्से होते हैं। इन गोल्स को मीट करना, उनके बारे में जानकारी रहना और उनके वेरियस एस्पेक्ट्स को हमें समझना, यह फाइनेंशियल गोल्स हैं। यह गोल्स हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इन गोल्स की जानकारी, इनके लिए वेरियस एवेन्यूज, यही बेनिफिट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अगर सबसे बड़ा बेनिफिट है वह यही है कि जो जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी गोल्स हैं, जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम देख सकें और उनको सही समय पे उनके बारे में निर्णय ले सकें। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यही उसकी बेनिफिट्स भी हैं। अब जो नेक्स्ट जो एक महत्वपूर्ण बात आती है, अगर हमने गोल्स के बारे में जान लिया, टेक्निक्स के बारे में जान लिया, अब वो फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग आगे बढ़ती है, उस प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने बताया कि अगर रिसोर्सेज के बारे में हमें जानकारी है तो उस पूरी प्रोसेस में लगभग 6 स्टेप्स होते हैं, 6 हिस्से हैं। कि एक तो हमें सबसे पहले बात बताई मैंने कि करंट फाइनेंशियल स्टेटस हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोसेस का हिस्सा है कि हमें गोल्स को डेवलप करने, अगर केवल आइडेंटिफाई भी नहीं करना, उन गोल्स में हमारे एस्पिरेशंस को हमने अपने सामने रखना भी है कि अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स होगी, मुझे इंडस्ट्री लगानी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगानी है, मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, मुझे उसके बाद ये नौकरी करनी है, विदेश पढ़ाई के लिए जाना। तो उन गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना, यह दूसरी स्टेप्स है। तीसरी जो तीसरी महत्वपूर्ण उसमें प्रोसेस में स्टेप है कि उनके गोल्स को एनालिसिस करना कि उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या रास्ता है, और फिर उन रास्तों को प्राप्त करने के लिए, उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें, ऑप्शंस या क्या क्या मुझे बाहर से सहयोग मिल सकता है, किन किन इंस्टीट्यूशंस के पास मैं जा सकता हूँ, क्या एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता हूँ, यह चौथा स्टेप है। फिर जब हमने ये चारों चीज़ें देख ली, करंट फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे गोल्स को प्रॉपर एनालिसिस करके डिफाइन कर लिया, उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए क्या रास्ते हैं उनके बारे में हमें जानकारी हो गई, तो महत्वपूर्ण बात है कि फिर हम उनको एक फोकस्ड वे में इम्प्लीमेंट करें। पांचवा महत्वपूर्ण इसमें हिस्सा आता है कि जब हमने रास्ता तय कर लिया, हमें उस रास्ते के बारे में वेरियस ऑप्शंस को हमने देख लिया, तो फिर हम उस रास्ते पे चलने के लिए हम उस तरफ बढ़ जाएं। और जब हम पांचवा उस रास्ते पे बढ़ गए, उस रास्ते पे आगे बढ़ गए, तो लास्ट प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण छठवां हिस्सा आता है कि पीरियोडिकल रिव्यू करना है। हमारा गोल ये था, हम इस रास्ते से उस तरफ बढ़े, क्या हम उस गोल की तरफ पहुंच रहे हैं, क्या हमारी जो आवश्यकता थी या हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है, हमारा रास्ता तो सही है, या जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है उस गोल को अचीव करने के लिए, उसके पीरियोडिक रिव्यू, और इफ देयर इज अ चेंज इन द पीरियोडिक रिव्यू देन डेविएशंस इन दैट पाथ। ये 6 प्रोसेस के पूरे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो अगर हमारे ध्यान में आ गए और हम उस पर एक फोकस वे से चले गए तो हमारे जो गोल्स हैं उसको हम प्रॉपरली अचीव कर सकेंगे। यह है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। पहले आइडेंटिफाई योर रिसोर्सेज, identify your goals, identify the techniques, then identify the process which you have to take, and the fifth
last in this process is the step is to review whether you are going on the right path, there is no deviation, you will be able to achieve your goals in a time frame manner, and if there is a deviation required, then change the path or incorporate those changes in your path. Then you will be able to be successfully in your goal of achieving proper financial planning. यह पूरी प्रोसेस है. इस प्रोसेस के को जब हम देख लेते हैं तो इस प्रोसेस के साथ एक महत्वपूर्ण इस प्रोसेस में बीच बीच में आता है कि कुछ फैक्टर्स तो हमारे हाथ में होते हैं, वह है कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते, जिनको कि हम उसमें देखते हैं कि वह रिस्क के रूप में आते हैं. यह एक महत्वपूर्ण स्लाइड है जो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं. अगर इस स्लाइड को हमने समझ लिया कि जब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, द पाथ वी हैव टेकन, व्हाट आर द रिस्क दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट, उनको हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दोज रिस्क, वी शुड आइडेंटिफाई रिस्क. Risk is the most important part after the whole theoretical aspect that we have discussed and considered. And when we move in one path, there are several risks. Some risks which are in our own control, some are not in our control. तो उन सब रिस्क के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और फिर हम उन रिस्क को कैसे कंट्रोल करेंगे इसके बारे में समझेंगे. तो सबसे बड़ी रिस्क होती है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग में होती है कि इन्फ्लेशन लेवल जो होता है वह हमारे हाथ में नहीं है. इन्फ्लेशन जो है वह देश की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, वह सरकार की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन, मॉनसून, सो मैनी फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेशन को डिफाइन करते हैं. उसमें कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल के फैक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं. तो इन्फ्लेशन जो है वह महत्वपूर्ण रिस्क है जो हमारे किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं है. इसको समझना और इसको मिटिगेट करना या इसको कंट्रोल करना एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का. दूसरी बात क्या है कि अगर हम सेविंग्स करते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वह इन्फ्लेशन से भी उसका इफेक्ट होता है और इंटरेस्ट रेट्स का भी इफेक्ट होता है. अगर सरकारी बैंक्स के जो गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में होते हैं, चाहे वह जो प्राइम रेट होता है जिसमें बैंक इंडिविजुअल लोन देता है या इंडस्ट्री को लोन देता है या आरबीआई बैंक्स को पैसे प्रोवाइड करते हैं, वह जो बेसिक प्राइम इंटरेस्ट रेट होता है वह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है. उसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारे जो सेविंग्स या बैंक्स में या कंपनी डिपॉजिट्स में या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो बॉन्ड, डिबेंचर्स जो होते हैं, वह जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं, फिक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के रूप में, उसी सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारे सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड करते हैं. जो प्राइम रेट क्या होता है, बैंक लोन का क्या रेट होता है, इंडस्ट्रियल लोन का क्या होता है, एजुकेशनल लोन का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो यह इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. यह पीरियोडिकली चेंज होता रहता है. लिक्विडिटी पोजीशंस पे भी, सरकार की लिक्विडिटी पोजीशंस पे भी चेंज होता है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे, आरबीआई की लिक्विडिटी पॉलिसीज़ पे, मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे, इंटरनेशनल फंड फ्लो पे भी यह डिपेंड करता है. तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट, ये सारे फैक्टर्स का इफेक्ट होता है. ये क्यों होता है उसमें हमें जाने की इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग में आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका एक एनालिसिस जरूर करना पड़ता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे, जो हम एक्सपर्ट लोगों से जान सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे देश के इंटरेस्ट रेट्स क्या रहेंगे. उससे हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और एक्सपेंडिचर डिसीजंस पे बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है. तो यह इंटरेस्ट रेट का रिस्क है. दूसरा यह रहता है कि इनकम का रिस्क है, जो कि हम जानते हैं कि हमारी फ्यूचर की इनकम कभी भी फिक्स नहीं है. हमारी कैसी नौकरी मिलती है, हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उस इंडस्ट्री कितनी सक्सेसफुल होती है, या किसी कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया
तो वो कितना डिविडेंड देती है, या उसका कैसा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वह प्रोजेक्ट फेल होता है, या कोई पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, या मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इनकम भी फिक्स नहीं है। तो इनकम को भी हमें एक कहीं ना कहीं इनकम की रिस्क भी रहती है कि क्या फ्यूचर इनकम रहेगी, उसके बारे में भी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है। और जो चौथी रिस्क है वह है पर्सनल रिस्क। मान लीजिए व्यक्ति का जीवन चल रहा है तो कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, घर में फायर आ सकती है, इंडस्ट्री में फायर हो सकती है, बर्गलरी हो सकती है, चोरी हो सकती है। तो ये डेथ है, लाइफ इंश्योरेंस की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात है। तो यह सारे जो चीज़ें ये पर्सनल रिस्क हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग को डीरेल कर सकते हैं, या उनको अगर हमने प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो हमारे जो गोल्स हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो पांचवी रिस्क है, महत्वपूर्ण रिस्क है, जो कि एक्सपर्ट्स लोग बताते हैं, वह है लिक्विडिटी रिस्क। मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म किसी बॉन्ड ले लिया जो कि 5 साल की उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है, और आपको 3 साल बाद ही पैसे की आवश्यकता है, और अगर आप उसको लिक्विडेट करेंगे तो आपको नुकसान होता है। तो यह लिक्विडिटी रिस्क होते हैं। या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जिसको कि आप बिजनेस साइकिल के कारण बेच नहीं पाए, आपने कोई इंडस्ट्री लगा ली, उसमें आपको लॉस हो रहा है, या आपको जो बिजनेस साइकिल है उसके कारण जो उसका जो साइकिल ऑफ रिटर्न है उसमें आपने लोगों से लोन ले लिया, उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट को आपने रेवेन्यू जनरेशन के साथ लिंक नहीं किया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण रिस्क हैं। वह इन्फ्लेशन रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इनकम रिस्क है, पर्सनल रिस्क है और लिक्विडिटी रिस्क है। इन पांचों रिस्क जो जीवन के रिस्क हैं या जो फाइनेंशियल रिस्क हमारे प्लानिंग में आ सकते हैं, उनको समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी ये पूरी प्रोसेस सक्सेसफुल होगी। तो यह सारी चीज़ें मैंने ओवरव्यू आपके सामने बताया। इन सब चीज़ों को जानने के बाद हमें एक एक्शन प्लान अपना बना लेना चाहिए कि मेरी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें मेरा क्या एक्शन प्लान रहेगा, क्या मेरे एवेन्यूज़ हैं, और उसको पीरियोडिकली मैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के साथ रिव्यू और रिवाइज करें। कोई भी प्लान अगर हम एकदम ये ना मान लें कि वह रूल ऑफ लॉ है, वो क्योंकि समय के साथ बदलाव के साथ, सिचुएशंस के बदलने के साथ उसमें बदलाव ला सकते हैं, चेंज करना चाहिए, कोर्स करेक्शन करना चाहिए, नए नए एवेन्यूज़ हमारे सामने आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के भी आ सकते हैं, नए नए फील्ड खुलते हैं, तो वह हमें इसलिए पीरियोडिकल रिव्यू और रिवाइज करते रहना चाहिए। यह जो अगर हमने इन सब के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो फिर हम एक मजबूती के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने जीवन में खड़े हो सकते हैं। या अर्ली एजेस से शुरू होना चाहिए। जब हमारी 20-25 साल की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तब हमें आवश्यकता है कि आने वाले जो 60-70 साल, 50-70 साल के जो जीवन है उसकी एक जो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग के साथ अगर हम बढ़ेंगे तो हमें एक कॉन्फिडेंस भी रहता है और हम उसको चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी स्लाइड में हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो रिस्क हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह से आ सकते हैं। आपकी नौकरी चली गई, चेंज ऑफ जॉब करनी है, मैरिज की, बच्चों के मैरिज की प्लानिंग करनी है, अपनी मैरिज की प्लानिंग करनी है, फैमिली के लिए चाहिए, मकान चाहिए, तो एस्टेट प्लानिंग करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो यह पूरी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की साइकिल है जिसकी जानकारी से मनुष्य अपने विश्वास के साथ अपने जीवन में बढ़ सकता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको जानना अर्ली एजेस में, स्टूडेंट लाइफ में ही इसके बारे में सोचना, जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप गोल जीवन में लेना चाहते हैं उसके लिए स्टूडेंट लाइफ में ही आपको पढ़ाई की भी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता, मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो मैं किस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फैक्ट्री लगानी है तो मैं
इंजीनियरिंग करूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इंजीनियरिंग करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है तो कंप्यूटर के कोर्सेज लूं, अगर इकोनॉमिक फील्ड में जाना है, कंसल्टेशंस में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो IAS सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। तो यह सारी चीज़ों के एजुकेशन के टाइम पे ही आपको अर्ली एजेस में इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ के डिस्कस करके और प्रॉपरली एनालिसिस करके अपना डिसीजन लेना चाहिए, तो आप आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जीवन में 3 स्टेजेस हमारे होती हैं लाइफ की। वह 3 स्टेजेस होती हैं। पहली तो लगभग 25 साल तक तो वह होती है एजुकेशन की स्टेज होती है। उसमें हमारी रिक्वायरमेंट को हमारे अपने अलावा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या फैमिली होती है वो भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर देते हैं। उसमें मेनली हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमारे एजुकेशन के खर्चे की। कैसे मैं अगर पढ़ाई क्या करूँगा या तो उसके लिए मुझे क्या खर्चा होगा, कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, कहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए रहना, खाना, ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल अगर पढ़ाई करनी है तो बेसिकली एक लिमिटेड उसमें रिक्वायरमेंट है। वह लगभग 25 साल तक उसमें वह रिक्वायरमेंट, करंट रिक्वायरमेंट तो लिमिटेड है, लेकिन उस समय यह ज़रूर हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि आगे हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में हम इस स्टेज में सोचते हैं। सेकंड सबसे बड़ी जो लाइफ स्टाइल आती है, लाइफ में एक फेज़ आता है, वो 25 से लेकर 60 साल के जीवन का फेज़ आता है। जो इस फेज़ में दिखाया गया है, जो मिडिल फेज़ है, वह उस एज ग्रुप में हमारी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसी की प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस है, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग समय पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जो हमने पीछे बताया कि मैरिज है, चिल्ड्रन है, हाउसिंग है, बच्चों की पढ़ाई है, फिर बच्चों की शादी है, और अंत में जब हम रिटायरमेंट के स्टेज पे आते हैं तो थर्ड फेज़ हमारे जीवन में आता है। वह उसके बाद 60 साल से ऊपर जब तक कि हमारा जीवन चलता है, उस समय रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वह मेनली हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तब हमारी काम करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। हमारे नॉन सोर्स ऑफ इनकम, जो कि नॉर्मली वर्किंग सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, चाहे जॉब है या इंडस्ट्री है या बिजनेस है या कंसल्टेशंस है, वह ख़त्म हो जाती है। तो हमारी जो सेविंग्स है या हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या हमारे जो पेंशन स्कीम्स हैं, उसमें से हमें खर्च करना पड़ता है। हमारे इनकम एक जो लेवल ऑफ इनकम है वह फिक्स हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो उस समय में एक तो इन्फ्लेशन की मार हम लोगों को पड़ती है कंटिन्यूसली, हमारी सोर्स ऑफ इनकम फिक्स हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली अगर बढ़ता है तो वह हमारे पे कंस्ट्रेंट हो जाता ही है, हमारे इनकम पे कंस्ट्रेंट हो जाती है। और जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती जाती है तो उसके हेल्थ के खर्चे बढ़ते जाते हैं, उसकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जाती है। तो हेल्थ की रिक्वायरमेंट के लिए चाहे इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या वेरियस रिक्वायरमेंट्स है, हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट्स है, स्पाउस की रिक्वायरमेंट्स है, और अपने अगर पेरेंट्स वगैरह हैं तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स है, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सोर्स ऑफ इनकम कांस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन खर्चे कई बार बढ़ते रहते हैं इन्फ्लेशन और हेल्थ रिक्वायरमेंट के कारण। तो उसकी प्लानिंग भी बहुत आवश्यकता है। यह 3 फेज़ मनुष्य के जीवन में है, जिनके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग प्लानिंग है, अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये मैंने बता ही दिया कि जो लास्ट स्टेज है उसमें रिटायरमेंट। जो मेजर फैक्टर्स हमारे जीवन में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के आते हैं तो शुरू में आता है एजुकेशनल प्लानिंग, बीच में वेरियस रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग, और थर्ड लास्ट स्टेज में रिटायरमेंट प्लानिंग, ताकि हमें पेंशन मिलती रहे और हमारे इनकम के सोर्स एकदम ड्राई अप ना हो जाएं, और हम जो हमारी सेविंग्स है वह प्रॉपरली कैपिटल का भी इरोड ना हो जाए, कोई एक्सीडेंटल रिस्क ना हो। तो यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। एक तो हमारे सोर्सेज को हमने देखा। दूसरा फैक्टर जो कि
फैक्टर फाइनेंशियल प्लानिंग में महत्वपूर्ण आता है, इनके अलावा जो आता है वह होता है हमारी टैक्स प्लानिंग क्या हो, क्योंकि टैक्सेशन लॉज हमारे जो कि सरकार के टैक्सेशन लॉज होते हैं, रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उनके बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी की आवश्यकता है। उसमें भी एक्सपर्ट की एडवाइस भी चाहिए होती है, क्योंकि जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम है उसमें हमें सरकार को एक टैक्स देना होता है। सरकार को जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ है उसके अनुसार हमें अलग अलग लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम, उनके अलग अलग टैक्सेशन लॉज होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उनके रिटर्न्स होते हैं। तो यह सारी जानकारी की बहुत आवश्यकता है, टैक्स प्लानिंग की आवश्यकता है, टैक्स की जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इनकी कंप्लायंसेस नहीं हुई तो पेनल्टीज़ हैं, अलग अलग तरह की सजाएं हैं। तो वह इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको कोई सरकार की रिक्वायरमेंट, रूल्स, रेगुलेशन या टैक्सेशन लायबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता है तो और आपने टैक्स नहीं भरा तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपको है, सज़ा आपको मिलेगी। इसलिए इसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है, और इसी जानकारी के बेस पे हमारी जो टैक्स फाइनेंशियल प्लानिंग इनकम्प्लीट रह जाएगी। नहीं तो हम तो सोर्स ऑफ इनकम को कोई एक्स लेवल पे मानेंगे, और लेकिन वहाँ पे टैक्सेशन, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज़ में चेंज आ गया, या टैक्सेशन लेवल्स चेंज हो गए, या सरकार की टैक्स प्लानिंग में भी वेरियस स्कीम्स होती हैं, उनकी सेविंग स्कीम्स होती हैं जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड सैलरी वाले इनकम को जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, उनको चिल्ड्रन एजुकेशन पे एग्जम्पशन मिलता है, उनको वेरियस सेविंग स्कीम्स पे एग्जम्पशन मिलता है। जैसे प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने से पेंशन भी मिलती है, उसकी टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग्स भी होती है। या आप हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेंटल इनकम में एक छूट सरकार से मिलती है, वो इनकम में आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी, टैक्सेशन लॉस के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो सरकार पीरियोडिकली हर साल बजट में अनाउंस करते हैं, या उनके वेरियस स्कीम्स कंटिन्यूस चलती रहती हैं। 80cc के एग्जम्पशंस हैं, 80G के डोनेशंस आप करते हैं समाज में, तो उनके ऊपर भी सरकार बहुत सारे इंसेंटिव देती है। रिसर्च डेवलपमेंट आप करते हैं तो उनके लिए भी एग्जम्पशंस मिलते हैं। फिर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो कौन से सेक्टर में इंडस्ट्री लगाते हैं, तो हर सेक्टर के अलग अलग टैक्सेशन लॉज हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस में जाते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं, IT सेक्टर में जाते हैं, तो उनके अलग अलग टैक्सेशन लॉज हैं। एक ये बात की जानकारी, टैक्स स्ट्रक्चर की जानकारी, टैक्स लॉज की जानकारी, और उस जानकारी के हिसाब से हमें टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत है। यह पर्सनल इनकम टैक्स है, और इसके साथ ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी होता है। ये कोई सोचे कि मैं पर्सनल टैक्सेशन ही केवल देश का मुझे टैक्स देना होता है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर एक्साइज, कस्टम्स, विदेशों से आप कोई सामान आयात करते हैं तो उनमें कस्टम्स लगते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी बहुत सारा हिस्सा होता है जो सरकार को जाता है रेवेन्यू के रूप में, तो उसके बारे में भी जानकारी रहना आवश्यकता है, ताकि आप एक्सपेंडिचर के भी कुछ छूट होती हैं तो उन एक्सपेंडिचर्स को भी उसी हिसाब से प्लान कर लें। और टैक्सेशन में अगला हिस्सा आता है वेल्थ टैक्स का। अगर आपके पास जो आपने सेविंग्स की, आपने पैसे जमा किए, तो उनमें अगर एक लेवल से आप क्रॉस कर लेते हैं, आपके पास मकान है रहने को, कई मकान आपने लिए हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया, आपका खेती बाड़ी है तो खेती की इनकम आपकी एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो वेल्थ टैक्स अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, अपने आने वाली पुश्तों में कुछ वेल्थ ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनमें आपको वेल्थ टैक्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ आपकी कितनी है उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज, एक लेवल ऑफ वेल्थ के बाद सरकार को आपको वेल्थ टैक्स भी देना पड़ता है, तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आप अपने बच्चों की या अपने परिवार के रिश्तेदारों के, अलग अलग लोगों को, ब्लड रिलेशंस को अगर आप कुछ गिफ्ट देते हैं तो एक सरकार का गिफ्ट टैक्स का कानून भी है,
उस गिफ्ट टैक्स के कानून की लायबिलिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अगर गिफ्ट करते हैं या वो भी टैक्स प्लानिंग में अपने बच्चों की, अपने परिवार के लोगों की टैक्स प्लानिंग में गिफ्ट का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उसके बारे में, गिफ्ट टैक्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अंत में एक और टैक्सेशन के उसमें क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात है कि कैपिटल गेन टैक्स है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मकान या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और आफ्टर ए पीरियड आप जो वो करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन्स होता है। तो उसका इन्फ्लेशन के रूप में इंडेक्सिंग भी होती है, लेकिन उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होता है प्रिंसिपल के ऊपर, अगर आपने 10 लाख का एक मकान लिया और उसको 20 साल बाद आपने उसको 25 लाख में बेच दिया, तो 15 लाख का जो आपको प्रॉफिट होगा वह आपका कैपिटल गेन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। उसमें कैपिटल गेन में भी 2 तरीके के गेन्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन दोनों में अलग अलग टैक्सेशन लॉज हैं। इनको टैक्सेशन को कम करने के लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स हैं। तो यह टैक्स की जानकारी बहुत आवश्यक है। इसलिए भी केवल आवश्यक नहीं है कि आपकी लायबिलिटीज़ है, आपको उसको देना है, इसलिए भी आवश्यकता है कि सरकार जो टैक्सेशन लॉज बनाती है उसमें जो वेरियस एग्जम्पशन होते हैं, सरकार कभी नहीं कहती कि आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग ना करें। टैक्स सरकार के कानून के तहत अगर आप टैक्स बचाते हैं, इंटेलिजेंटली आप टैक्स रिड्यूस करते हैं, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वह सरकार अच्छा ही मानती है। इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी घोषणा करती है, चाहे एरिया वाइज इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स भी घोषणा करते हैं। तो यह टैक्स प्लानिंग भी, टैक्स प्लानिंग करना और टैक्स की लायबिलिटीज़ को कम करना अच्छी बात मानी जाती है, और यह भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी जानकारी और कैसे हमारी टैक्स लायबिलिटीज़ को हम रिड्यूस कर सकें, प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क में हम अपने टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स को, लायबिलिटीज़ को एक तरीके से एक टाइम फ्रेम में उनको पूरा कर सकें। तो यह टैक्स प्लानिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा जो आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वह है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होती है। कई बार हम सोचते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताए थे 5 तरह के रिस्क जो जीवन में होते हैं, हमारे लाइफ साइकिल में जो रिस्क हैं, पर्सनल रिस्क हैं, इंडस्ट्री के रिस्क हैं, और भी कई तरह के रिस्क हैं, फ्लक्चुएशंस के रिस्क हैं। आजकल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री वगैरह में तो उस तरह के रिस्क के लिए भी इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी है। तो इंश्योरेंस के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। चाहे हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, हमारी डेथ के ऊपर, हमारे परिवार के सदस्यों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, या उनकी अनटाइमली डेथ या चीज़ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस है। फिर कभी हमारे जीवन में एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट हो जाते हैं, या बर्गलरी है, फायर है, इन सबको रिस्क मिटिगेट करने के लिए या रिस्क को लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक इंश्योरेंस के वेरियस प्रोडक्ट हैं। बहुत सारी कंपनी हैं, गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट भी, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट सब उनके मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारी हर रिक्वायरमेंट की, हमारे कैश फ्लो से मैच करने के लिए, हमारी रिस्क रिक्वायरमेंट के लिए इंडिविजुअल स्कीम्स को हम आइडेंटिफाई करके उन स्कीम्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके प्रीमियम देके उन रिस्क को हम इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के द्वारा मिटिगेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस अपने आप में बहुत बड़ा एवेन्यू है, जिसकी जानकारी, उनके प्रोडक्ट को एनालिसिस करना, हमारी रिस्क को प्रोफाइल करना, उस रिस्क की टाइमिंग को प्रोफाइलिंग करना, परिवार के रिस्क रिक्वायरमेंट्स को प्रोफाइल करना, हमारे एज फैक्टर्स के रिस्क को प्रोफाइल करना, हेल्थ रिक्वायरमेंट की जानकारी रख के उस हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश में अब खुलता चला जा रहा है। सरकार कई कंपनी नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। तो हर तरह के
रिस्क को मिटिगेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस के प्लानिंग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको यह इतना डिटेल में इसलिए भी बता रहा हूँ कि यह स्टूडेंट्स के लिए, एक तो व्यक्तिगत जीवन के लिए ये सारे क्षेत्रों की जानकारी बहुत आवश्यक है, प्लानिंग के लिए भी आवश्यक है, और यही चीज़ें हमारे कैरियर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतना डिटेल में मैं इसलिए भी जा रहा हूँ कि आप आगे जीवन में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग क्षेत्रों में अपना कैरियर लेना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, टैक्सेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, इंडस्ट्री के क्षेत्र में जा सकते हैं, उसके कंसल्टेशंस वगैरह कर सकते हैं, कौन से क्षेत्र की इंडस्ट्री लगाते हैं। तो यह सारे क्षेत्र आपके सामने पूरे खुल जाते हैं। टैक्स प्लानिंग में भी बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आप कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं। फिर उसमें लिटिगेशंस होते हैं, उन लिटिगेशंस को चाहे कोर्ट में जाते हैं, गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीगल एडवाइज़र की तरह भी काम कर सकते हैं। तो यह सारे टैक्सेशन के क्षेत्र के आपके एवेन्यूज़ हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स वाले हैं, MBA हैं। तो यह सारे लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स हैं। तो वेरियस ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी हैं। तो यह सारे जो चीज़ें आपके ध्यान में आ जाती हैं जिनको टैक्सेशन लॉज के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए। इंश्योरेंस क्षेत्र में भी एजेंट्स हैं जो वेरियस स्कीम्स और प्लान्स बनाते हैं। तो वह एक्चुअरीज हैं जो रिस्क को एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। तो वह स्टैटिस्टिक्स पढ़े हुए लोग, इकोनॉमिक्स पढ़े हुए लोग इंश्योरेंस के सेक्टर्स में जाते हैं, मार्केटिंग वाले भी जाते हैं। तो यह सारे क्षेत्र हैं जो हमारे प्लानिंग और कैरियर ऑप्शंस के लिए भी बहुत आगे तक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो यह सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया। और जो एक बात है कि एस्टेट प्लानिंग चाहिए। अगर हम फ्यूचर में निकल के जाते हैं, मतलब हमें अपने विल बनानी है, नेक्स्ट जनरेशन्स को अपने एसेट ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसके लिए एस्टेट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वेल्थ टैक्स लॉज, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉज, उसके साथ फिर वो जो क्या विल चाहिए, एग्रीमेंट होता चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में विल नहीं बनाते। यह बहुत आवश्यक रहती है कि विल बनाएं, क्योंकि ये हमारी अर्जित प्रॉपर्टी है। हमारे हाथ में जो जीवन के अंत तक काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग फैल जाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन्स को कई बार पता ही नहीं चलता कि कहाँ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ किस किस क्षेत्र में हमारे पैसे लगे हुए हैं। तो वह अगर एक प्रॉपर विल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वह एस्टेट प्लानिंग के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा और उनको भी अपने जीवन में उस जो आपकी मेहनत का फल प्रॉपरली और अच्छी तरह से इनहेरिटेंस के रूप में मिलेगा, और उनके जीवन के शुरुआत के समय में और आने वाले समय में एक अच्छा बैकअप वगैरह मिल सकता है। तो यह एस्टेट प्लानिंग का हिस्सा आता है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता था, बाकी और कल करेंगे, आज हाँ, इतने तो मैं ये सारा मैंने एक बेसिक आप लोगों के सामने बताया। अब आने वाले कल के समय में हम फाइनेंशियल लिटरेसी और एस्पेक्ट आपके सामने जरूर लाएंगे। यह इसके साथ अगर कोई प्रश्न अगर आपके या कोई बात आपको कहनी है, मैं अमरेंद्र जी का बहुत आभारी भी हूँ कि जो उन्होंने नहीं, आभारी तो हम लोग आपका हैं, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण और इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतने सरल भाषा में भी समझाया जा सकता है और हम लोग समझ सकते हैं, ये मुझे कल्पना नहीं थी, जिसको काफ़ी अच्छा तरह से आपने समझाने की कोशिश और समझ गए। एक थोड़ा सा एक प्रश्न हमारे दिमाग में शुरू से उठ रहा है जब से आपने बताया रिसोर्सेज, क्वांटम एंड टेक्निक। क्या होता है कि रिसोर्सेज तो लोगों के पास कम होता है, वो सोचते हैं कि इस रिसोर्सेज से हम बहुत से बहुत अधिक से अधिक संपत्ति बना लें। तो उस स्थिति में क्वांटम पर कितना ध्यान देना चाहिए? वो जो गोल बनाते हैं कि ये हमको करना है, वो जो मिसमैच होता है, उसके लिए आपके क्या चेतावनी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्स का तो एक कंस्ट्रेंट है
कोई के पास कितना भी पैसा है, उस रिसोर्स को आप वेरियस एवेन्यूज में डिमार्केट करेंगे। और रिसोर्स जनरेशन की भी एक प्लानिंग है। केवल फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यही नहीं है कि आपके रिसोर्स को आपने लिस्ट आउट कर लिया। एक रिसोर्स जनरेशन का भी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपके पास जो भी चीज है उसको आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। अगर आप इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, आप खुद इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन आप किसी इंडस्ट्री की इक्विटी शेयर्स तो खरीद सकते हैं, तो आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, उसके प्रॉफिट में आपका हिस्सा बन जाता है, साथ में आपको डिविडेंड भी मिलता है, कैपिटल गेन भी मिलता है। तो रिसोर्स जनरेशन का भी फाइनेंशियल प्लानिंग में उतना ही महत्व है कि आप कहाँ उस अपने सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ आप पार्क करते हैं। और साथ में ही आपके रिसोर्स जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण है कि आप किस क्षेत्र में अपने जीवन कैरियर को लेते हैं। तो यह भी एक बहुत रिसोर्स जनरेशन में आपको हेल्प कर सकता है। तो मित्रों, आज तो हम लोगों ने शुरुआत की है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके बेसिक पहलू क्या हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, उसके बारे में जानने को मिला। एक एक करके आगे हम हर जो लेवल है फाइनेंशियल प्लानिंग का और क्या क्या टेक्निक, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पर ओवर द टाइम वी विल गेट द बेटर नॉलेज ऑफ दिस फाइनेंशियल प्लानिंग। सो इसके साथ आप सब आज के लेक्चर को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से मिस्टर गोपाल अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।